हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डी कोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं पहले। प्रीलिम्स के लिए देखते हैं पहले। फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ माइनर्स इन इंडिया। जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी प्रॉपर्टी राइट्स क्या समझेंगे इसको। सेकंड है पोसाइडन ड्रोन, इसको रशिया ने डेवलप किया है। ये एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ डेवलपमेंट है, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। थर्ड है इंडिया नॉर्वे मैरी टाइम पार्टनर्स। फोर्थ है साइक्लोन कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। एंड चाइनाज कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया WTO। चाइना ने रिगार्डिंग सब्सिडीज जो PLI स्कीम है इंडिया की, उसके रिगार्डिंग कुछ उसने कंसर्न रेज किया है। उसके पूरे फैक्ट्स को देखेंगे, इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। देखिए, मेंस का जो क्वेश्चन है आज का, वो पूछा गया था 2024 में GS पेपर 2 में। ये क्वेश्चन हमने लिया क्यों है, तो आपको याद होगा 24 अक्टूबर के डिस्कशन में हमने देखा था जो मिडिल ईस्ट है, जो रीजन है, ये नया पीस मेकर क्षेत्र के रूप में डेवलप कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था उस साल का। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद CARs। क्या है ये? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो इस क्वेश्चन को पिक करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन था 2024 का। उस टाइम पे न्यूज़ में क्या था? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा पूछा गया है वो ध्यान दीजिएगा। इनके डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कैसे हैं भारत के साथ में, उनके इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है। इस साल जो है मिडिल ईस्ट काफ़ी चर्चा में है। पहला कारण उसका है इसका राइजिंग इंपॉर्टेंस ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ नेगोशिएशंस यहाँ पर हुए हैं। अगर तो आप देखो गाजा पीस समिट है। दूसरा कारण क्या है कि पाकिस्तान का बढ़ता इंपॉर्टेंस। इस मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो कद है, जो रोल है, वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो इंडिया के एंगल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप लिख सकते हो, अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ में, डिफेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। एक थर्ड कंसर्न है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ड्यू टू इस क्षेत्र में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, रेड सी वाले एरिया में। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पा रहा है। एक न्यूज़ आई थी पेपर में कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो आर्कटिक क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर बर्फ पिघल रही है, जिससे कि न्यू राउट्स जो है वो न्यू ट्रेड राउट्स खुल रहे हैं। तो देखो, IMEC होता क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप। हम क्या कर रहे हैं? इंडिया से जोड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट को, इससे जोड़ रहे हैं यूरोप को। अल्टीमेटली इंडिया को जोड़ना है हमें यूरोप से, ठीक है। तो क्वेश्चन रेस किया गया था कि चूंकि इस वाले पार्ट में, मिडिल ईस्ट में, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, काफ़ी अटैक्स होते रहते हैं, तो क्या हम इसको बाईपास करते हुए सीधे डायरेक्टली यूरोप से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? ये सभी डिस्कशंस हमने किए थे 24 अक्टूबर के हमारे लेक्चर में, देख सकते हो उसको। खैर, एक और पॉइंट को रेस किया गया था, जो मिडिल ईस्टर्न क्षेत्र है वहाँ पर सिर्फ पीस नेगोशिएशंस ही नहीं हो रहे हैं, उसका देखो तरीका डिफरेंट कैसे है। इसमें डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी हैं। पहले क्या होता था, 2010 के पहले की बात करो तो जो यूरोप है, जितने पीस नेगोशिएशंस होते थे इंपॉर्टेंट, वो यूरोप के अंदर होते थे। अब कहाँ पे हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं। एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इन सभी कारण से मिडिल ईस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ज्योग्राफी क्या है, यहाँ पर कितनी नदियाँ हैं, कितने वाटर बॉडीज़ है, कितने कंट्रीज़ हैं, कौन लैंडलॉक्ड है, कौन नहीं है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। एंड मेंस के लिए इस रीजन की जितनी भी इंपॉर्टेंस हो सकती है, लोकेशन वाइज, स्ट्रैटेजिकली, डिफरेंट, जैसे कि ग्रुप्स हो गए, हाउथी रिबेल्स, हमास, डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं, आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अगर पूछता है एग्जाम में, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं कार को मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हम रिप्लेस करते हैं मिडिल ईस्ट से, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? इंडिया का इवॉल्विंग रिलेशंस रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट। फिर इस क्षेत्र के इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस को आप क्या लिखोगे इसमें? इंडिया किस प्रकार से उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। डिफरेंट कंट्रीज वहाँ पर हैं जिनका कि भारत लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडियन डायस्पोरा अच्छे खासे मात्रा में वहाँ पर रहता है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें आप पाकिस्तान का एंगल डाल सकते हो कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान का लगातार 2-3 सालों से इंपॉर्टेंस काफ़ी, इन्फ्लुएंस काफ़ी इंक्रीज करता जा रहा है। कुछ तो उसका, चलो वो चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है इसलिए, कुछ इसका फैक्टर है कि US को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज द की टू वेस्ट एशिया, की टू मिडिल ईस्ट, इसलिए वो उसको एज अ प्रॉक्सी वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, सेकेंड पार्ट कहता है इसका, अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो हाईलाइट देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस कैसे इंक्रीज कर रहा है? पहला पॉइंट हो जाएगा ऑब्वियसली इनका लोकेशन। यहाँ पे काफ़ी पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड राउट्स हैं। सेकंड हो जाएगा कि US का, अमेरिका का शिफ्ट हो गया है इंटरेस्ट वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट से इंडो पैसिफिक की तरफ, जिससे कि इन कंट्रीज़ को मौका मिल रहा है इंडिपेंडेंटली एक एक्टिव रोल प्ले करने का पूरे ग्लोबल ऑर्डर में।
अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट टॉपिक कहता है नॉर्वे एंड इंडिया ग्रीन मैरीटाइम पार्टनर्स। इसका कंटेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बोथ इंडिया एंड नॉर्वे के लिए जो ओशंस हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, एक एसेट के रूप में काम करते हैं, जैसे कि इकोनॉमी के रिगार्डिंग, पीपल के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप है, ट्रेड, शिप बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस आर्टिकल में हमारे लिए प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो बुक्स में कहीं भी मिलेंगे नहीं आपको। देखो, पहला कहता है इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको टेफा कहते हैं, टेपा कहते हैं, TEPA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किसके साथ साइन किया है भारत ने? इंडिया एंड EFTA कंट्रीज। एक सेकेंड, हाँ, व्हाट इज EFTA? तो ऐसे देखो 4 कंट्रीज हैं इस ग्रुप में, आइसलैंड है, नॉर्वे है, लाइकेस्टाइन है, स्विट्जरलैंड है। आइसलैंड, नॉर्वे, लाइकेस्टाइन, स्विट्जरलैंड। EFTA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें देखा हमने 4 कंट्रीज आती हैं। एक टर्म दिया गया है इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा यहाँ पर किस कंट्री के साथ हमने इसको बनाया है, तो विद नॉर्वे। इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल ओशन का मैनेजमेंट करना, जो पोल्यूशन कंट्रोल करना, उसको ग्रीन शिपिंग करना, मतलब एमिशंस को कट करना। देखो, एक नाम दिया गया है यारा बर्कलैंड, इसको ध्यान रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ये है क्या? तो वर्ल्ड्स फुल्ली इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमस कंटेनर शिप, मतलब पहला दुनिया का, यहाँ फर्स्ट छूट गया है, दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमस कंटेनर शिप है, इसको नॉर्वे ने बनाया है। फर्स्ट जीरो एमिशन शिप है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी प्रकार से ASKO फेरीज क्या हैं? तो ये भी नॉन एमिशन वाले इलेक्ट्रिक कार्गो फेरीज हैं। ये भी किसने बनाया? नॉर्वे ने। अब देखो, एक है टर्म मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये आपको करना है, आपको इसमें ध्यान रखना है, देखना है PIB से। इसके 10 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो विजन है मैरीटाइम का, उसमें थीम्स क्या क्या है, उसका उद्देश्य क्या क्या है। एक देखो नाम है मैरीटाइम CEO कॉन्फ्रेंस, इसको यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नॉर्वे इज कमिटेड टू एडवांस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम इंडस्ट्री। विमेन की पार्टिसिपेशन को इस सेक्टर में इंक्रीज करने के लिए उसने क्या स्टार्ट किया था? मैरीटाइम CEO कॉन्फ्रेंस, इसको स्टार्ट किया गया है 2019 में। देखो, भारत भी इसमें कभी कभी जाता है, मतलब हिस्सा लेते रहता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि CEO कॉन्फ्रेंस क्या है, किसने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग माइनर्स प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो कहता है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जो कि सेंचुरी ओल्ड जो ये लॉज चले आ रहे हैं, प्रिंसिपल चले आ रहे हैं, इसमें काफी बड़ा बदलाव लेकर के आया है। समझते हैं इसको हम, ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी कैन रिजेक्ट अ प्रॉपर्टी सेल एग्जीक्यूटेड बाय देयर गार्जियन विदाउट कोर्ट अप्रूवल। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आदमी, उसकी उम्र मान लेते हैं किसी साल में 18 साल से कम थी, उस टाइम पे उसके फादर ने, किसी गार्जियन ने उसके नाम पर प्रॉपर्टी ली, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो 18+ हो गया है, उसको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी को उसके लीगल गार्जियन ने बिना कोर्ट के अप्रूवल के पहले किसी को बेच दिया है। उस केस में कोर्ट कहती है कि वो उस सेल को, उस सेल डीड को वो रिजेक्ट कर सकता है 2 प्रकार से, कोर्ट में चैलेंज करके, दूसरा क्या है? बाय रीसेलिंग दैट प्रॉपर्टी। बाय रीसेलिंग दैट प्रॉपर्टी, 2 चीज़ों से हो गया। पहला, आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, दूसरा आप उस बिके हुए प्रॉपर्टी को फिर से बेच सकते हो। मतलब क्या है? जो ओरिजिनली जो इसके गार्जियन ने उसको सेल किया था, उसने कोर्ट से अप्रूवल नहीं ली थी, इसलिए वो खारिज हो जाता है, वैसी सेल डीड वैलिड नहीं होती है। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है लिमिटेशन पीरियड, तो 3 साल। कहता है अगर उस बच्चे को जो बड़ा हो चुका है उसको रिजेक्ट करना है उस सेल डीड को, तो 3 साल के भीतर भीतर उसको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडिया का जो माइनर प्रॉपर्टी राइट्स है उसको 3 लॉज गाइड करते हैं। पहला लॉ कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 पहला। दूसरा है हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956। थर्ड है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसमें 2 एक्ट्स ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले के हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए, वही कहता है कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय माइनर्स थ्रू देयर गार्जियंस आर रेगुलेटेड बाय दीज लेजिस्लेशंस। मतलब अब जो बच्चा है खुद से प्रॉपर्टी तो खरीदेगा नहीं, उसके नाम पर किसी ने कुछ ज़मीनें खरीदी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, वो इन 3 लॉज से गाइड होती हैं। एक देखो यहाँ पे एक बड़ा सा, कह सकते हैं कानूनी भाषा में कुछ दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर है कि प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ माइनर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉज दैट प्रिवेंट देम फॉर एंटरिंग इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको समझेंगे हम कि जो लॉज दिए गए हैं 3 तरीके के, ये करते क्या हैं? तो माइनर्स को बचाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने से।
यहाँ देखिए इस पे कहता है माइनर्स आर बाय लॉ नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर वैलिड कंट्रैक्ट, एनी कंट्रैक्ट दे एंटर इज वॉइड। इसका मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, अगर वो किसी कंट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं तो वैसे कंट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट और बाय देम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए इसमें बाई कानून ये बताया गया है जो माइनर बच्चे हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सके, ट्रांसफर कर सके या मॉर्गेज कर सके। उनके बिहाफ में कौन करता है, उनका लीगल गार्जियन। बट यहाँ पर एक कैच है, देखो एक सेक्शन दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पे, हाँ सेक्शन 8(2) किस एक्ट का, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट जो है इसका सेक्शन 8(2) कहता है दिस सेक्शन बार्स, मना करता है, स्टॉप करता है द गार्डियन फ्रॉम सेलिंग, मॉर्गेजिंग, गिफ्टिंग, लीजिंग माइनर्स प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट से परमिशन लिए आप ऐसी प्रॉपर्टी को जो आपने किसी बच्चे के नाम पे खरीदी है आप उसको बेच गिफ्ट कुछ भी मतलब नहीं कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जो पूरा प्रकरण है, एक केस था कोर्ट के पास, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो कोर्ट ने इसमें जजमेंट क्या दिया है कि इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो जो बच्चे थे जिनके नाम पर पिता ने प्रॉपर्टी ली उसको उसने बेच दी बिना कोर्ट से परमिशन लिए। तो दिक्कत तो वहीं आ गई। सेकंड कहता है कि चूंकि जब बच्चे बड़े होने के बाद आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी उन्होंने क्या किया, उस ऑलरेडी सोल्ड प्रॉपर्टी को फिर से उन्होंने न्यू सेल डीड से फिर से बेच दिया। तो कोर्ट कहता है ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने पिता के फैसले को रिजेक्ट कर दिया है। एंड चूंकि फादर ने माइनर सन्स की प्रॉपर्टी को बेचने से पहले कोर्ट की परमिशन नहीं ली थी इसलिए डीड खारिज हो जाती है। तो इसमें अल्टीमेटली क्या सीखा हमने, जो माइनर्स होते हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी अगर ली जाती है कौन लेगा, लीगल गार्जियंस लेंगे। तो बच्चे जो हैं उसको न बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके बिहाफ में प्रॉपर्टी की देखरेख कौन करता है, उसको सेल कौन कर सकता है, जो गार्जियंस होते हैं। बट कैच क्या है, उनको इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। बट आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी 3 साल के भीतर भीतर वो चाहें उस डीड को वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग हमने देखा यहाँ पर कि 3 लॉज ऐसे हैं जो कि माइनर के प्रॉपर्टी राइट्स को गाइड करते हैं। पहला इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, दूसरा है हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, तीसरा है गार्जियंस ऑफ वार्ड्स एक्ट। 2 एक्ट्स कैसे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस है, एक एक्ट है 1956 का। नेक्स्ट न्यूज़ कहता है रशिया टेस्ट एन आर्म्ड अंडर वाटर ड्रोन सक्सेसफुली। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका नाम क्या है, पोसाइडन ड्रोन। किसने डेवलप किया है, रशिया ने। यहाँ ध्यान दीजिए एटॉमिक पावर्ड है, न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन है। सबसे बड़ा चैलेंज है इसका कांट बी इंटरसेप्टेड। जितने प्रेजेंट अभी हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि ड्रोन्स को पहले रोक सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये स्टेल्थ प्रकृति का है। यहाँ देखिए कहता है इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है, एक्सप्लोड नियर कोस्ट लाइन्स अनलीश अ पावरफुल रेडियो एक्टिव सुनामी। इसका देखो कितना बड़ा पावर है, ये बड़ा से बड़ा सुनामी तक क्रिएट कर सकता है। एंड इसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ देखिए कहता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिकली, तो चूंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, ऑटोनोमस मतलब अनमैन्ड है, ये स्टेल्थी है, डिफिकल्ट टू काउंटर द न्यूक्लियर डिलीवरी थ्रेट। ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो टाइटल इसका है व्हाट इज चाइनाज कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया डब्ल्यूटीओ। चाइना ने क्या किया, कंसर्न रेज किया है अगेंस्ट भारत डब्ल्यूटीओ के भीतर। कंटेक्स्ट देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो चाइना का कहना क्या है, इंडिया इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एज पार्ट ऑफ पीएलआई स्कीम्स एंड वो क्या है, इन कंट्रावेंशन टू डब्ल्यूटीओ लॉ। ये किसका कहना है, चाइना का। पहले देखते हैं कुछ फैक्ट्स को रिगार्डिंग पीएलआई स्कीम, होता क्या है ये। तो इसको लॉन्च किया गया था 2010 में। इसका उद्देश्य क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में 25% तक इंक्रीज कर देना। ठीक है, यहाँ देखिए किस प्रकार से करेगा, ये फाइनेंशियली हेल्प करेगा। इसका एम क्या है, इंडिया के पोजीशन को ग्लोबली काफ़ी इंप्रूव करना। ठीक है, 3 स्पेसिफिक पीएलआई स्कीम्स। ये किससे अलाइन करता है, किसके लूप में काम करता है, मेक इन इंडिया स्कीम, सेमीकंडक्टर मिशन, डिजिटल इंडिया। आपको क्या करना है वीडियो के बाद, तो पीआईबी से पे जाना है, उसमें देखना है करेंटली कौन से ऐसे 14 सेक्टर्स हैं जिसको कि ये स्कीम कवर करता है। बस नाम जान लेना है आपको। जो ये 14 सेक्टर्स होते हैं इसमें से चाइना ने 3 सेक्टर्स पे चैलेंज किया है डब्ल्यूटीओ में। पहला है एसीसी बैटरीज, दूसरा है ऑटो सेक्टर, तीसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे कहता है व्हाट इज एक्चुअली चाइनाज कंप्लेंट, उसका कंप्लेंट है क्या। इसको समझने से पहले कंसेप्ट देखते हैं, डीवीए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। इसका मतलब देखिए पोर्शन ऑफ वैल्यू क्रिएटेड विद इन इंडिया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। हमने
हमने ऊपर देखा था कि ये जो पीएलआई स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करना। व्हाट इज जीडीपी, किसको देखता है वो, वैसे गुड्स को जो कि हमारे कंट्री के बाउंड्री के भीतर प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जीडीपी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको बोलेंगे हम डीवीए, ठीक है। इसका देखो फॉर्मूला दिया गया, देख लेना। तो हायर डीवीए दिखाता है हायर डोमेस्टिक हायर लोकल कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ आते हैं हम, तो चाइना एलेजेस क्या कहता है, जो 3 पीएलआई स्कीम्स हैं वो सब्सिडी देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया ऑन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। इसका मतलब है अगर आप भारत में ऑपरेट करते हो, यहाँ के इनपुट्स को यूज़ करते हो, विदेश से इनपुट्स को नहीं मंगाते हो, प्रोडक्शन आप यहीं पे करते हो, आपको क्या मिलेगा, सब्सिडीज दी जाएगी, कुछ छूट मिलेगा। तो चाइना कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेटिंग है अगेंस्ट चाइनीज गुड्स इन इंडियन मार्केट। मतलब जो कंपटीशन है, जो चाइनीज गुड्स दे रही हैं उसको ये हैम्पर कर रहा है। यहाँ पर कोर इशू क्या है, अकॉर्डिंग टू चाइना जो सब्सिडीज पीएलआई के अंदर कंपनीज को दी जा रही हैं वो इक्वल टू है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो कि एक प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है डब्ल्यूटीओ के। इसको समझते हैं, यहाँ देखिएगा कि सब्सिडीज देना हर कंट्री का अपना अधिकार है, लेकिन डब्ल्यूटीओ कहता है कि वो सब्सिडीज इस प्रकार से न दी जाएं कि इंटरनेशनल कंपटीशन को वो हैम्पर करे। ओके, तो किस प्रिंसिपल से गाइड होती है, पहला है आर्टिकल 1 ऑफ एससीएम सब्सिडीज काउंटरवेलिंग मेजर्स एक एग्रीमेंट है, इसमें आर्टिकल 1 कहता है सब्सिडीज को डिफाइन कैसे किया गया है। 3 कैटेगरीज देखिए बताया गया है, प्रोहिबिटेड है, एक्शनेबल है, नॉन एक्शनेबल है। तो चाइना जो बात कह रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सिडीज है, इसको कि डब्ल्यूटीओ मना करता है। बट हम आगे समझेंगे उसके मना करने के बावजूद इंडिया पे इसका असर नहीं पड़ सकता है। देखो इसका कारण क्या है, जो प्रोसीजर है डिस्प्यूट के रिजॉल्व करने का वो काफ़ी ढीला है। कैसे, तो पहले क्या होगा, कंसल्टेशन होगा, अगर उससे बात नहीं बनी तो पैनल बैठेगा, अपील होगी, डिफरेंट प्रक्रिया है इसकी। बट दिक्कत क्या है ना कि जो डब्ल्यूटीओ का एडजुडिकेशन बॉडी है, जो एपेलेट बॉडी है, वो वर्किंग ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है आई थिंक 2019 के बाद से। हाँ, इसलिए अगर मान लो कंसल्टेशन तक बातें काम नहीं करती हैं, फेल कर गई, आप अपील कहाँ पर करोगे। इसलिए ये कंसर्न जो है चाइना के उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली कहता है स्टेटस क्वो रिमेन्स, कंट्री कैन कंटिन्यू विद इट्स इम्पंज्ड मेजर्स। देखो प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देखने ज़रूरी हैं कि चाइना ने किन डब्ल्यूटीओ के रूल्स को इन्वोक किया है इंडिया को चैलेंज करने के लिए। पहला है आर्टिकल 3.4 ऑफ गैट, ठीक है। क्या है ये, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। इसमें है आप डोमेस्टिक गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स को इक्वली ट्रीट करोगे, सिंपल सी बात है। सेकंड कहता है एससीएम एग्रीमेंट, देखा हमने ऊपर में कि ये 3 तरीके के सब्सिडीज को डिवाइड करता है। पहला है एक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल एंड प्रोहिबिटेड। थर्ड क्या कहता है कि 2.1 ऑफ ट्रिम्स एग्रीमेंट, ये बताता है कंट्री कैन नॉट मेक रूल्स फॉर इन्वेस्टर्स दैट फोर्स देम टू यूज लोकल कंटेंट इनपुट्स इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड वंस। और हम जानते हैं जो स्कीम है हमारी पीएलआई, वो उसी को छूट देती है, उसी को बेनिफिट्स देती है जो हमारे भारत में प्रोडक्शन करे एंड हमारे लोकल इनपुट्स को यूज़ करे। हमने क्या देखा इस आर्टिकल में कि किन रूल्स को यूज़ करते हुए चाइना ने भारत के खिलाफ कंप्लेंट रेज करी डब्ल्यूटीओ में। फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ पीएलआई स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे काम करता है ये, डीवीए क्या होता है। एंड वन थिंग आपको करना है, जो करेंटली 14 सेक्टर्स ये स्कीम कवर करती है वो कौन कौन से हैं, आपको नाम जान लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ डू साइक्लोन्स फॉर्म, हाउ आर दे मेजर्ड। इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं जिससे कि साइक्लोन्स हो गया, हरिकेन्स है, वो ज़्यादा मात्रा में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम समझते हैं इसको, एक फैक्ट देख लेते हैं पहले कि साइक्लोन को हम हरिकेन्स कहते हैं अटलांटिक के भीतर, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाले एरिया में टाइफून्स कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के एरिया में, पूछ सकता है एग्जाम में। हम देखते हैं कंडीशंस रिगार्डिंग साइक्लोन फॉर्मेशन, बस नाम जानते हैं पहले इसका। तो लो प्रेशर जोन होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स हो गया, ओशन वाटर का वार्म होना चाहिए, हाई मॉइस्चर ज़रूरी है, लो वर्टिकल विंड शेयर, समझेंगे इन चीज़ों को हम, अपर लेवल डाइवर्जेंस, एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। अब इसको डिस्कस करते हैं। हमने फर्स्ट क्या देखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ लो प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो एक एरिया है ए, इसका जो प्रेशर है ये कंपेरेटिवली अगर हम इस एरिया से कंपेयर करें, इसके कंपैरिजन में इसका प्रेशर लो रहेगा, ठीक है। सेकंड कहता है वार्म सी सरफेस, मतलब जनरली 26.5 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात कही गई है, टेम्परेचर हाई रहेगा, प्रेशर लो रहेगा, उससे जो एयर होगा वो राइज करेगा, उसमें मॉइस्चर कंटेन होगा एंड बारिश होगी। अब देखो कहता है
एटमोस्फेयर मस्ट बी अनस्टेबल। इस टर्म का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ वर्टिकल कन्वेक्शन। देखो ओशन है, ये वार्म है, ये यहाँ से एयर राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये फोर्स हमेशा बना रहना चाहिए, इतनी हीट रहे कि एयर जो है अपवर्ड राइज करता रहे, बीच में डिस्पर्स ना हो जाए। इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमोस्फेयर। कहता है राइजिंग एयर मस्ट कंटिन्यू टू राइज रैदर देन बीइंग फोर्स बैक डाउन। कैसे होगा ये? टेम्परेचर यहाँ पर हाई मेंटेन रहे, प्रेशर लो मेंटेन किया रहे। अगला कंडीशन क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए। व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? एक एपरेंट फोर्स होता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जिससे कि जो सर्कुलेटिंग एयर है, ओशन करंट है, वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, हल्का सा वो कर्व हो जाते हैं। कैसे? तो राइट वर्ड मूव करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है साइक्लोन के लिए? ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो साइक्लोन को रोटेटिंग स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो कोरियोलिस क्या होता है? वीकेस्ट एट इक्वेटर। पूछ सकता है एग्जाम में, इक्वेटर के आसपास साइक्लोन्स क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो वीकेस्ट होता है इक्वेटर पे, इसलिए इक्वेटर यहाँ है, इसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे इस पूरे एरिया में साइक्लोन्स फॉर्मेशंस नहीं होंगे। अब था वर्टिकल विंड शेयर। नेक्स्ट कंडीशन क्या था? वर्टिकल विंड शेयर। समझते हैं इसको। इसका मतलब है ड्यू टू इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जो विंड का स्पीड होता है, डायरेक्शन होता है, वो चेंज कर जाता है। यहाँ पर कहता है व्हाट इज वर्टिकल विंड शेयर? तो डिफरेंस इन विंड स्पीड डायरेक्शन बिटवीन लोअर एटमोस्फेयर अपर एटमोस्फेयर। ये अपर एटमोस्फेयर है, ये लोअर एटमोस्फेयर है। यहाँ पर विंड का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका डायरेक्शन कुछ अलग होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो इसमें कहता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए इसके जो बीच में डिफरेंस है, इसके स्पीड में, इसके स्पीड में, इसके स्पीड में, वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई विंड शेयर कैन डिसरप्ट साइक्लोन्स ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेशन। एक कंसेप्ट दिया गया है आई। व्हाट इज आई ऑफ साइक्लोन? तो साइक्लोन डेवलप्स अ वेल डिफाइंड सेंटर। जो केंद्र होता है उसको आई कहते हैं। किस प्रकार का होता है आप जानते हो? काम होता है, शांत होता है, क्लियर होता है। उसके चारों ओर क्या होता है? टावरिंग थंडरस्टॉर्म, वो घूमते रहता है। ड्यू टू हमने देखा था कोरियोलिस फोर्स, उसको एक रोटेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। तो हेविएस्ट रेनफॉल कॉल्ड आई वॉल, मतलब कि उस आई के चारों ओर जो घूमता हुआ स्ट्रक्चर होता है, वहां पर सबसे इंटेंस रेन, सबसे इंटेंस थंडर स्टॉर्म होगा, उसको बोलते हैं आई वॉल ऑफ द साइक्लोन। एक और बात कही गई है कि एयर, अगर सेंटर की बात करें, आई की बात करते हैं, तो एयर स्पाइरल्स इन टूवर्ड्स लो प्रेशर सेंटर। अगर केंद्र की बात करेंगे, आई की बात करेंगे, तो इनवर्ड, उसका स्पाइरलिंग कैसे होगा? इनवर्ड होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड्स की, तो वहाँ पर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर की तरफ चला जाएगा, जिससे कि काफ़ी हाई टावरिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। आप जानते हो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? एक एपरेंट फोर्स होता है। अगर इनवर्ड कोई चीज़ मूव कर रही है तो सेम फोर्स लगता है आउटवर्ड की तरफ। तो हायर, अगर साइक्लोन की बात करें, ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो पुश करता है जो डस्ट पार्टिकल्स, जो मॉइस्चर वगैरह हैं, उसको साइक्लोन के आई से आई वॉल की तरफ वो पुश करता है, बाहर की तरफ पुश करता है। इसलिए सेंटर से आप देखोगे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए उसका साइज देखो स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है। बट देखो अगर आप पढ़ोगे डीपली इसको, जो डिफरेंट शेप के साइक्लोन्स होते हैं, वी शेप हो गया, इन्वर्टेड शेप हो गया, वो अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। बट बेसिकली बात यही है कि आई पे चीज़ें काम रहेंगी। आई वॉल की बात करें, वहाँ पे इंटेंस थंडरस्टॉर्म वगैरह होगा। लोअर पोर्शन की बात करते हैं, उसका साइज छोटा होगा, अपर की तरफ थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है। कहता है हाउ आर दे क्लासिफाइड? उसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? एक नाम दिया गया नॉर्थ इंडियन ओशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगर बात करते हैं इंडियन ओशन की, वहाँ पर हम कैसे करते हैं? सैटेलाइट के माध्यम से, माइक्रोवेव सेंसर के माध्यम से, एयरप्लेन के माध्यम से। रेंज क्या है? डिप्रेशन से लेकर के सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स क्या है? 31 टू 49 km पर आवर से लेकर के 222 km पर आवर। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक्स की, जहाँ पर हरिकेन उसको कहते हैं, वहाँ पर ड्रोन्स को, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स को उस स्टॉर्म के भीतर फेंका जाता है। उस, जैसे कि ये साइक्लोन है, इसके अंदर फेंका जाएगा, जिससे कि वो उसका एक्चुअल प्रेशर क्या है, स्पीड क्या है, उसको वो मेजर कर लेते हैं। उसको बोलते हैं, यहाँ देखो ड्रॉप्स डोन्स, इसको स्टॉमक करो। ड्रॉप्स डोन्स क्या होते हैं? वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको कि अटलांटिक वाले क्षेत्र में हम जब साइक्लोन्स वगैरह आता है उसको हरिकेन कहते हैं, उसके भीतर इसको हम फेंकते हैं मेजर करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टुडे प्रेजेंटली बात करें तो अभी हम 3 से 5 दिन पहले अगर साइक्लोन आने वाला है
उसकी एडवांस हम खबर कब तक दे सकते हैं? 3 से 5 दिन पहले। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ पॉइंटर्स है रिगार्डिंग टुडेज मेंस क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा इसको। एंड ये पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। हमने समझा लेस देन 18 ईयर्स जो लोग हैं उनके प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, पोसाइडन ड्रोन क्या है, साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड चाइना ने जो कंप्लेंट किया है रिगार्डिंग इंडिया एट WTO उसके फैक्ट्स क्या हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मिडिल ईस्ट है वो किस प्रकार से अपने इन्फ्लुएंस में, अपने रोल में इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।